खालिद साहब, मगर जो टॉकिंग पॉइंट बना वो साइफर था और ये दोनों जो हुकूमती इत्तेहाद है और पीटीआई है अपने अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट भी कर रहे हैं। 1991 से 2008 तक पोस्ट इलेक्शन ब्रीफिंग्स इस तरह की होती रही हैं, पोस्ट इलेक्शन हियरिंग्स अमेरिका में पाकिस्तान के इलेक्शंस को लेके, तो उनका क्या इम्पैक्ट रहा अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल वे में बात की जाए, और फिर जो अभी रिसेंट ये हियरिंग हुई है इसका किस तरह का आप इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस आता देख रहे हैं? देखिए, जो बुनियादी तौर पर रिलेशनशिप हैं वो जिस तरह नजम साकिब साहब ने कहा कि वो कमेटीज़ की हियरिंग से तो तय नहीं होते, मैसेजिंग होती है इससे, जो इसमें भी की गई। और उसमें बुनियादी तौर पे मैसेजिंग क्या थी, जो कहा जा रहा है कि ये पीटीआई के जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे डॉक्टर्स की एक तंजीम है, उन्होंने कोशिश करके जी लॉबिंग की बात हो रही है ना कि पीटीआई उसका बुनियादी पर्पस था इलेक्शंस के ऊपर सारा, जी लॉबिंग की इलेक्शंस के ऊपर बात करना था। लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्शन पे भी बात हुई, लेकिन उसके साथ 6-7 और मौजूआत पे भी पाकिस्तान को बात की गई और जिसमें बहुत मैसेजिंग की गई, जैसे सीपैक के हवाले से है, जैसे पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से है, इलेक्शन के हवाले से है, हमारे अदालती निज़ाम के हवाले से है। तो वो जो मैसेजिंग बुनियादी तौर पे की गई तो उसका इतनी हमारी मोहब्बत में वो बेचैन नहीं है, या जो कहा जा रहा है कि जी वहाँ कोई इलेक्शन लड़ना होता है तो वहाँ के जो मकामी जो वोटर हैं उनको खुश करने के लिए वो ये करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। और ख़ास तौर पर डोनाल्ड लू का जो रवैया था वो मैं आपको यानी उसको 3-4 एडजेक्टिव्स यूज़ करना चाहता हूँ उसके लिए। अच्छा, एक इंतहाई हकारत वाला था। जब ईरान गैस पाइपलाइन की बात करते हैं, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, फंड से ही हैं, तो वो डोंट, हमने रेड लाइन बता दी उनको, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर हम हाँ जी ठीक है। फिर उसमें मुनाफकत जो आप इंतखाबात के हवाले से जब बात करते हैं, आप चाइना के लोन के हवाले से जब बात करते हैं तो आप पाकिस्तान को और तरह से ट्रीट कर रहे हैं। उनका चेयरमैन कमेटी कहता है लोन शार्क है चाइना, तो आईएमएफ क्या है भाई और आप क्या हैं, आप बताएं जरा। जो आप लोन देते हैं वो कोई हलाल लोन होता है और ये हराम लोन हमने ले लिया है कोई, ठीक है जी बिल्कुल। और फिर मुदाखलत हमारे अदालती निज़ाम पे जिस तरह बात की गई, जिस तरह उन्होंने हमारे इलेक्शंस के हवाले से चीज़ों को डिस्कस किया, तो वो बुनियादी तौर पे वो मुदाखलत भी है। फिर उसमें धमकियां भी हैं उन्होंने लगाई हैं, हमें चाइना के हवाले से भी लगाई हैं और उसके हवाले से भी लगाई हैं, ईरान के हवाले से भी खतरनाक धमकी आपको कौन सी लगी जिससे पाकिस्तान को वाकई सोचना भी पड़ेगा बैठ के, या उससे मुतासिर हो सकते हैं अमेरिकन और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स? खतरनाक तो अमेरिका खुद ही है सबसे ज्यादा, तो हमारे लिए उसकी धमकी दे ना दे, वो हमें जिस तरह लेके चलना चाहता है। अगले टॉपिक पे जब हम आएंगे तो मुख्तलिफ उसके और एस्पेक्ट्स हैं, तो उसमें भी वो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। इसलिए जी मैं एग्जैक्टली मैं सरेदस्त डोनाल्ड लू और उसकी हेयरिंग तक महदूद रहना चाहता हूँ इस टॉपिक पे। फिर डोनाल्ड लू की हम उसके बंदे डोनाल्ड लू एज पर्सन बात करें, ही इज अ कंपल्सिव लायर, ठीक है। साइफर को छोड़ के, साइफर पे आप कुछ भी ना कहें, वट एवर उसने कहा, उसने उसके कंटेंट की तरदीद नहीं की, उसने ये कहा कि जी जो हमने किया था वो साजिश नहीं थी। कंटेंट की उसने आज तक तरदीद नहीं की और किसी ने भी नहीं की, ठीक है। उसने कहा जी मेरी शादी पाकिस्तान में हुई थी जब मैं पाकिस्तान में था, वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, वो नेपाल में उसकी मुलाकात हुई थी खातून से और वहाँ शादी हुई थी उसकी, ठीक है, ये वो बोल रहा है। आफिया सिद्दीकी के बारे में झूठ बोला उसने, हमारे राब्ते हैं, उसकी रिपोर्टिंग होती रही है, हमने उसके लिए बहुत सी बातें की हैं, अमेरिका के मुतालबात हमारे सामने शकील अफरीदी की सूरत में मौजूद हैं, तो वो सारा है। उसके बाद पाक ईरान पाइपलाइन जब आप हम शुरू करने जा रहे हैं, हमने ये कहा अमेरिका से कि हमें वेवर चाहिए और हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं उससे कि वेवर चाहिए। उसमें भी कहता है जी हमसे तो किसी ने राब्ते नहीं करना, हमें पता है कि क्या वो चाह रहे हैं या क्या नहीं चाह रहे। तो इस किस्म की वो उसकी पर्सनैलिटी के हवाले से आप देखें कि वो इस किस्म की बातें बुनियादी तौर पर कर रहा है। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है, जिसकी जो सारी गुफ्तगू उसके अंदर हुई है, वो बुनियादी तौर पे जैसे मैंने कहा मैसेजिंग थी उसमें कि आप ये करेंगे तो इस पे हम बहुत नाराज़ हो गए, आप ये करेंगे तो हम मज़ीद नाराज़ हो जाएंगे, आप ये करेंगे तो हम ये कर देंगे। आप फिर तालिबान के हवाले से और उधर के हवाले से, उधर ये हमें इंप्रेशन दे रहे हैं हम आपकी जंग लड़ते रहे हैं भाई, हमने आपकी मदद की है। अब वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं उसके हवाले से। तो आप बिल्कुल उल्टा, वो उल्टे बांस बरेली को जो कहते हैं ना, तो वो हमें बता रहे हैं कि हम आपके बड़े मेहरबान हैं, तो ये जो जिस अजाब में हम आपको डाल के गए हैं, तो बुनियादी तौर पर हमारा तो कोई कसूर नहीं था, हम तो आपकी उस वक्त भी मदद करें तो अब भी मदद करें। तो ये जो 2 नंबरी और मुनाफकत ये सारी है
कि आप वेनेजुएला के इंतखाबात हो, आपका और क्राइटेरिया है, गजा में और क्राइटेरिया है, बाकी जगहों पे और क्राइटेरिया, इंडिया में और क्राइटेरिया है। पाकिस्तान की बात आती है तो हमारे एकदम से आइन भी याद आ जाता है, कानून भी याद आ जाता है, जमहूरियत भी याद आ जाती है, इंसानी हुकूक भी याद आ जाते हैं। कि वो ठीक है, वो उतना रिएक्शन काफ़ी है, क्या उतना ही रिएक्शन हम बर्दाश्त कर सकते हैं या कुछ और भी इससे आगे जाके हो सकता है, या हम कुछ कर ही नहीं सकते? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी एक हेयरिंग रखनी चाहिए। इंतखाबात हो रहे हैं अमेरिका के अंदर, उस पर हम एक हेयरिंग रखें, हम भी बैठ के वहाँ पे इस किस्म की बातें करें और फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं हमें कि आप हमारे इकोनॉमिक जायंट है, हम IMF के पास जा रहे हैं कर्ज लेने के लिए, और हम क्या कर सकते हैं? अब यही एग्जैक्टली हमारी मजाल क्या है, हम जिस तरह से हमारी सूरत हाल है उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। तो यही है, ये जो मिनिमम वी कैन डू इज टू होल्ड अ हियरिंग ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली। राव खालिद साहब, शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी स्टेटमेंट दी उसके अंदर उन्होंने कुछ और बातें भी की। उन्होंने ये कहा कि हम कशकोल तोड़ना चाहते हैं, हमें एक और IMF का प्रोग्राम मिल जाए। तो वैसे तो वो कशकोल तोड़ना चाह रहे हैं, मगर क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि कशकोल तोड़ने से पहले वो उस कशकोल को एक मरतबा अच्छे तरीके से भर लेना चाहते हैं? आपको लगता है कि इस डू मोर का मुतालिबा IMF मांगेगा और क्या वो 10 और मुतालिबात नहीं रख देगा पाकिस्तान के सामने? जी देखिए, एक तो मैं अपने वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश करता हूँ, अपने इंतहाई भोले मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं, कि उन्होंने बड़ी एक कह लें कि स्ट्राइड ली है। बेगर्स कांट बी चूजर्स से बाद वो आ गए हैं अब डू मोर कहने पे। पहले वो बिल्कुल ही डिफरेंट था उनकी अप्रोच, अब उन्होंने कहा है कि उल्टा उन्होंने IMF को कह दिया कि डू मोर, पहले तो वो कुछ और कहते थे। तो वो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, आई डोंट नो वो उसको तड़ी कहते हैं या क्या कहते हैं, ये वही साजिश और वही वाली बात हो जाएगी कि कौन उसको साजिश समझता है, कौन मुदाखलत समझता है। तो वो जो फैक्ट्स हैं मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। मैं 20 तारीख को एक अफ्तारी थी, अमेरिकन एम्बेसडर वहाँ पे थे जिस शाम ये डोनाल्ड लू की हियरिंग हुई है, उससे पहले की बात है, ये आधा घंटा पहले की बात कह लें। वहाँ उनसे अच्छी गपशप रही, ऑफ द रिकॉर्ड थी अमेरिकन एम्बेसडर के साथ। फिर उनके जो इकोनॉमिक सेक्शन के हेड हैं वो भी थे, उनसे भी गपशप रही काफ़ी। तो वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, कोई इतनी सेंसिटिव गुफ्तगू नहीं थी, लेकिन स्टिल क्योंकि एक हम पाबंद है, जब कहा गया ऑफ द रिकॉर्ड है। जो टेक अवे था हमारा, जो हम दोस्तों ने वहाँ पे जितने जर्नलिस्ट थे, गपशप जो हुई, टेक अवे ये था कि जो सर्टन चीज़ें हैं जो डोनाल्ड लू ने, जो मैं कह रहा था पहले हिस्से में जो बातें हुई हैं वो मैं अगले में करना चाह रहा हूँ। जो वहाँ पे बातें हुई, वहाँ पे चीन के हवाले से, ईरान के हवाले से, वो चीज़ें जो हैं वो बहुत सीरियस हैं। और उसमें जो मेरा इम्प्रेशन था वो ये है कि पाकिस्तान को कीप अफ्लोट तो रखा जाएगा कि सांस लेता रहे, लेकिन अगर हम उन चीज़ों के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी नहीं करेंगे, तब्दील नहीं करेंगे, तो हम मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। सही बात है। ऑल आउट हमें बिल्कुल कोई IMF सपोर्ट नहीं करेगा उस तरह से, ना अमेरिका करेगा ना इंटरनेशनल कम्युनिटी करेगी, अनटिल एंड अनलेस हम जो है चीन, ईरान, ये दो तो हैं ही हैं हमारे जो अच्छे बेहतरीन दोस्तों में से हैं, उनसे हम कतई ताल्लुकी कर लें या अपना ताल्लुकात को ट्रिम करें, चेंज करें। भारत के साथ पहले हमारे मामलात इस तरह से जा रहे हैं कि वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारी लेटली जो मामलात शुरू हो गए हैं।